हाँ जी, तो आज का हमारा प्रिपरेशन डे 50 लेक्चर 2 थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो आज हमने जो लास्ट लेक्चर में दो थ्योरीज के बारे में बात की थी, आइडियलिज्म और रियलिज्म। आज हमने बाकी दो थ्योरीज के बारे बात करनी है, आपकी लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म। ठीक है, छोटी सी थ्योरीज हैं और काफ़ी इजी हैं, तो जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, तो लिबरलिज्म जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ये आइडियलिज्म का ही पार्ट है, और मार्क्सिज्म एक पूरी ऐसी सोच है जो इकोनॉमी से इमर्ज होती है, पूरी सोसाइटी पॉलिटी हर चीज को इकोनॉमिक बेसिस पे जज करती है। और इसी से एक पूरी थ्योरी निकल के आती है क्लास स्ट्रगल की, वो भी मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले लिबरलिज्म की बात करते हैं। देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में लिबरलिज्म कहाँ आता है? ये फिर से, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आइडियलिज्म के ही क्लोज है। यहाँ पे फिर से आपकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज का मतलब होता है हमारी सोचने की शक्ति पे विश्वास किया जाता है कि इंसान एक लॉजिकल एनिमल है। हम हर चीज को सोच समझ के ही काम लेते हैं। तो ऑब्वियसली रियलिज्म में जैसे हर कोई हर एक का एडवांटेज उठाने को घूम रहा है, दुनिया ऐसे भी काम नहीं करती। ठीक है, कि सिर्फ हम अपने इंटरेस्ट के लिए काम करें और बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होके काम करें। ठीक है, रियलिज्म सेल्फ सेंटर्ड था, अपनी तरफ देखो आपको क्या चाहिए। ठीक है, अब यही चीज अगर मैं लिबरलिज्म की तरफ देखूं, देखो हम जब एक देश बनाते हैं, हम नेशन के अंदर भी, तो अब इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग रेसेस हैं। हमारे में मतलब बहुत डिफरेंसेस रहे हैं हमेशा से। ठीक है, पर इन डिफरेंसेस लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, मतलब बहुत सारे, जितने मर्जी काउंट करते रहो। ठीक है, हमारे यहाँ पर ट्राइबल्स भी हैं, ट्राइबल्स का भी कल्चर अलग अलग है, तो अनलिमिटेड आप वो चीज कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा डाइवर्सिटी है, पर फिर भी हमने एक सिंगल देश बना के रखा है ना, इंडिया। अब यहाँ पे हम अलग कम्युनिटी के अपने आप को मान के हम यहाँ पे रियलिज्म क्यों नहीं दिखाते कि हम सब कुछ लूट लें? हम यहाँ पे एक सिंगल नेशन के तौर पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहने को तैयार हो रहे हैं ना। क्योंकि हमारा यहाँ पे लिबरलिज्म इसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करता है कि जब हमने देश बनाए हैं, कंट्रीज बनाई हैं, तब भी तो हमने कोऑपरेशन दिखाई है। कुछ चीजें हमने लेट गो की, कुछ चीजें दूसरों ने लेट गो की, इसी कारण हम आपस में जुड़ के एक देश बन पाए। ये जो चीज है, यही जो मैन इज अ कोऑपरेटिव एनिमल, कि हमें जहां पे लगता है ना कि हम एक साथ मिलके ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, हम वहां पे एक साथ जुड़ना पसंद भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया जुड़ती नहीं है, कंट्रीज इसी तरीके से बनी है। हमें जहां पे लगा कि हाँ हम जुड़ सकते हैं, नहीं तो 150 200 लोगों का एक एक देश होना था। उस देश में होना क्या था? ठीक है, या यूरोपियन यूनियन लगा लो। देखो, जो यूरोपियन यूनियन बनी, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया में। ये क्या एग्जाम्पल है कि कैसे कंट्रीज अपने सारे डिफरेंसेस, अलग अलग देश भी अपने डिफरेंसेस दूर करके, अपने पुराने सारे हिस्टोरिक डिस्प्यूट दूर करके एक साथ एग्जिस्ट करने को तैयार है। क्योंकि उन्हें पता है एज अ कॉन्टिनेंट वो तभी स्ट्रांग है जब तक वो सारे एक साथ हैं। तो एक साथ कॉपरेशन करने का तैयार हुए ना। और इसी कारण यूरोपियन यूनियन एक्चुअली दुनिया में एज अ पावर इमर्ज हुई। क्योंकि नहीं तो अकेला फ्रांस, अकेली जर्मनी, इटली, इनमें से कोई भी एक्चुअली वर्ल्ड लेवल पे पावरफुल नहीं है मिलिटरली अगर बोलो, और इकोनॉमिकली इनमें से ज्यादातर नहीं है, जर्मनी जैसे तो चलो चलो है। पर वही बात है, पर एज अ यूरोपियन यूनियन जब हम ब्लॉक की बात करते हैं, ये इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत बड़ा हो जाता है। इनकी एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी ये बहुत बड़ी हो जाती हैं यहाँ से। इसी कारण इनका आपस में ही दुनिया के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाना है, इन्होंने इन्हें एक साथ जुड़ना जरूरी था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नहीं तो ये बिल्कुल खत्म हो चुके थे। इन्हें यही चीज समझ आई, अगर हम एक साथ जुड़ेंगे तभी दुनिया भर में हमारी कोई बात सुनी जाएगी, नहीं तो हमें भी छोटे देशों की तरह साइड लाइन कर दिया जाएगा। इसमें ली हुई है।
ठीक है, वो इसीलिए मिली है। गेस्ट इनवाइट ये पक्का होते हैं, G20 की मीटिंग हो EU वहां है, G7 की मीटिंग हो EU वहां है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल यूरोपियन यूनियन ने संभाल लिया ओवरऑल। तो ये इसी कारण हो पाया क्योंकि कॉपरेशन थी। लिबरलिज्म में कॉपरेशन और कॉपरेशन, पीस और प्रोग्रेस और म्यूचुअल ट्रस्ट, ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कॉपरेशन से काम करें, एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेस्ट को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएं, पीस और प्रोग्रेस की तरफ काम करें। ठीक है, लालच ना दिखाएं, कॉमन गुड की तरफ जाएं, कॉमन गोल्स हो हमारे, म्यूचुअल इंटरेस्ट हो हमारे, कहाँ हम एक साथ कर सकते हैं काम। ये सारी चीजें प्रिंसिपल बनती हैं लिबरलिज्म का। ठीक है, ये सारे के सारे आइडियाज हैं लिबरलिज्म की। लिबरलिज्म यही सारी चीजें प्रमोट करने की कोशिश करता है। हमने काफी चीजें कल आइडियलिज्म में पढ़ ली, तो ऑब्वियसली ये चीजें जल्दी हो जाएंगी। अब इससे आगे बढ़ते हुए एक कोट, अगली थ्योरी में जाने से पहले कार्ल मार्क्स की तरफ से कोट देखो। जो हमने अगली इंटरनेशनल थ्योरी पढ़नी है वो मार्क्सिज्म है। ये मार्क्सिज्म नाम ही कार्ल मार्क्स से आया है। कार्ल मार्क्स ने जो विचार पेश किए थे, उससे जो सोच निकली, उसे ही कहते हैं मार्क्सिज्म। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी बताने से पहले आपको एक कोट पढ़े कार्ल मार्क्स की तरफ से, द यूनिटी ऑफ द बोर्गेसेस कैन बी शेकन ओनली बाय द यूनिटी ऑफ द टोटलिटेरियन। बोर्गेसेस का मतलब होता है जो आपकी रूलिंग क्लास, ठीक है, जो अमीर लोग हैं, ठीक है, जो बिजनेस क्लास है, उन सबकी क्या कहते हैं यूनिटी तभी हिलाई जा सकती है जब सारे, प्रोटेलिटेरियन का मतलब है जो वर्कर हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के वर्कर हों, चाहे फैक्ट्री वर्कर्स हों, अगर ये सारे एक साथ जुड़ जाएं तो बड़ी से बड़ी सरकारों को हिला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्यों, देखो कार्ल मार्क्स ने एक पूरी थ्योरी प्रमोट की थी। पहले इस थ्योरी को बताता हूँ, ये साइड पे एक डायग्राम से बताता हूँ, फिर इसका इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या कनेक्शन है वो बताऊंगा। कार्ल मार्क्स का कहना था कि देखो जो टॉप पे जो रूल कर रहे हैं ये बहुत ही कम लोग हैं, सारा पैसा पूसा यही रख के बैठे हुए हैं। ठीक है, ये सबसे टॉप पे आते हैं सोसाइटी के, इनके पास हर फैसिलिटी हर चीज अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद आपके जो रिलीजियस लीडर्स बन के बैठे हुए हैं, ये भी कोई काम नहीं कर रहे हैं सोसाइटी में, कोई कंट्रीब्यूट ना, ये टॉप क्लास कुछ कंट्रीब्यूट करे, कोई फिजिकल लेबर नहीं कर रही ना, ये कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब कार्ल मार्क्स ने रिलीजन का, जो कार्ल मार्क्स का व्यू था, ये कार्ल मार्क्स की फोटो है, कार्ल मार्क्स के रिलीजन के व्यू तो ये थे कि रिलीजन तो ओपियम ऑफ द मासेस है, नशा है रिलीजन सिर्फ एक। ठीक है, जो एक नीचे वाली सोसाइटी के ऊपर डाला जाता है ताकि वो कभी भी ऊपर वाली सोसाइटी को चैलेंज ही ना करे। जो पर्सन जितना ज्यादा रिलीजन में डूबेगा, ऑब्वियसली वो बाकी सारी दुनियावी चीजों के ऊपर क्वेश्चन करना ही छोड़ देगा। वो अपने ऊपर ही क्वेश्चन करता रहेगा कि भगवान ने शायद मुझे इतना ही दिया, वो भगवान को कोसता रहेगा, सारी चीजों को करता रहेगा ज्यादा से ज्यादा। पर जो एक्चुअली उसके साथ अगर कोई गलत कर रहा है, वो उस पर्सन को कभी क्वेश्चन नहीं करेगा। वो सारी चीजें इधर उधर किसी और पे या भगवान पे ही डालने को होगा कि भगवान ने ये शायद मेरी फेट में लिखा है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये सब कुछ। पर जो उसके साथ एक्चुअली ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ वो ये सारे की सारी चीज नहीं करेगा, मतलब उनके साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेगा। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स ने रिलीजन को तो ओपियम ऑफ द मासेस बोला था कि ये तो सारी पॉपुलेशन का नशा है जो हो रहा है। ठीक है, उससे नीचे फिर आपके सोल्जर्स और वो एडमिनिस्ट्रेशन सारी आ जाती है, जो एक्चुअली ये जो सारे अमीर हैं इनकी नीचे बात इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है, यूज होते हैं। कहीं पे भी लेबर क्लास, वर्किंग क्लास कभी भी प्रोटेस्ट करेगी, साथ के साथ पावर को बचाने के लिए यही काम आएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी आपकी रिच सोसाइटी आ गई, अमीर लोग आ गए, जो अपनी पार्टी और ये सारी चीजों में बिजी हैं। ठीक है, लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं, चाहे वो ऊपर वाले टॉप में से ना हो, पर वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो पिस नहीं रहे। और लास्ट में आते हैं जो सबके लिए काम कर रहे हैं,
वो सबको फीड कर रहे हैं, सारा बर्डन सोसाइटी का इनके ऊपर है, और यही सबसे मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं। सारी लेबर ये कर रहे हैं, सारा काम ये कर रहे हैं, मतलब फिजिकल लेबर सारी की सारी ये कर रहे हैं, पर इन्हें उस चीज का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा। इस कारण एक सोसाइटी में एक पिरामिड ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये आपके कार्ल मार्क्स ने दिया था, एक जहां पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, लेबर, हर चीज होती है, वैसी सोसाइटी कुछ ऐसी दिखती है जहां पे कुछ लोगों के पास सब कुछ होगा और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो सोसाइटी ऐसे अरेंज हो जाती है। तो अगर ऐसा होता है, फिर शुरू होता है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल में देखो, ये जो है, जो सबसे नीचे हैं, जब तक ये अपने आप को क्लास ऑफ इटसेल्फ समझते हैं कि हम एक दर्जे के लोग हैं, तब तक वो सारे के सारे बिखरे रहेंगे, कोई यूनिटी नहीं होगी, और ये सारे के सारे लोग उनके ऊपर राज कर पाएंगे। पर कार्ल मार्क्स का कहना था कि जिस दिन इन लोगों को समझ आ गया कि हमारे सिर पे ही सब कुछ चल रहा है, वो क्लास फॉर इटसेल्फ, वो अपने लिए एक क्लास बन जाते हैं, और उस दिन होता है सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने हथियार उठा लिए, एक बारी सबका तख्ता पलट कर दिया। और जब भी ऐसा होगा, कार्ल मार्क्स का कहना था कि ये होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये होगा, उसके बाद ही एक क्लास लेस इगैलिटेरियन सोसाइटी बनेगी, जहां पे कोई प्राइवेट ओनरशिप और प्रोडक्शन कुछ नहीं होगा, सब कुछ सरकारी होगा, सब कुछ लोगों का मिलके होगा, पब्लिक लैंड होगा, सारी जमीन सरकार ओन करेगी, बराबर बांटेगी सब में, प्रोडक्शन सरकार कंट्रोल करेगी, सब में बराबर वेल्थ बांटेगी, और ऐसे करते हुए एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जिसमें कोई भी अमीर गरीब नहीं होगा, सब बराबर जी पाएंगे एक सिंगल सोसाइटी में। तो ये कार्ल मार्क्स का ये पूरी की पूरी थ्योरी थी इस चीज के बारे में। ठीक है, अब इंटरनेशनल रिलेशन में इस चीज की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन में इसका क्या स्कोप आता है, यहाँ पे लास्ट में कैमरा नहीं है। हाँ, तो अब इंटरनेशनल रिलेशन में इसका स्कोप कहाँ पे आता है? देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में इन्हें माना जाता है अब दो टाइप की कंट्रीज। एक वो जो आपकी अनडेवलप्ड है, एक वो कंट्रीज जो आपकी डेवलप्ड है। देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज से एक तो चीप लेबर मिलती है। बहुत सारे लोग इवन बाहर जो काम करने जाते हैं, या हमारे देश के अंदर भी जैसे काम आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर सस्ती है। पर उन्होंने प्रोडक्शन और अल्टीमेटली बेनिफिट तो अपने देखने ना, कि हमारे यहाँ से कितनी नेचुरल रिसोर्सेज खींची जा सकती हैं, जो उनकी कंट्री के लिए सारा सामान बनाया जा सके। ठीक है, और फायदा उन्हीं कंट्रीज का हो रहा है, पर जो पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सब कुछ हो रही है, इसका सबसे ज्यादा असर भी गरीब कंट्रीज के ऊपर ही आता है। देखो, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ही खासकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अफ्रीकन कंट्रीज ज्यादातर आपकी अनडेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, और यहाँ पे आपकी अब तो चाइना भी, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, इन्होंने सदियों से ये किया है, ये ग्लोबलाइजेशन के नाम से तो खासकर, ऑब्वियसली अगलों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, पर अफ्रीका नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। तो ये सारी कंट्रीज वहां पे जाके इस चीज के ऊपर कि हम आपके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप हमें नेचुरल रिसोर्सेज सप्लाई करो, हम आपको नेचुरल रिसोर्सेज के लिए पे करेंगे। देखो, कभी भी एक एक जनरल इकोनॉमी की भी बात लगा लो, अगर एक कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर भी होता है, ठीक है, जैसे जब ब्रिटिश एम्पायर हमारे ऊपर रूल करता था, ब्रिटिश भी कहते थे हम इंडिया के ऊपर भला कर रहे हैं, कि हमने सारी दुनिया से इंडिया को जोड़ दिया, इंडिया की इकोनॉमी को। पर इक्विटेबल अटैचमेंट थोड़ी थी, हमारी कंट्री को उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए बना दिया। हम सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल जा रहा है ब्रिटेन, वहां पे तैयार हो रहे हैं फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, फिनिश गुड्स हमारे ऊपर लाके फिर से बेच रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम, देखो, हमने भी सामान बेचा, उन्होंने भी सामान बेचा, पर खुद देखो कि रॉ मटेरियल महंगा होता है या फिनिश्ड गुड। कॉटन 1 kg खरीदने जाओगे, ये आपकी ज्यादा महंगी होगी, या वहीं पे जो उस 1 kg कॉटन का जो कपड़ा तैयार हो गया है, वो महंगा होगा।
कपड़ा हमेशा महंगा होगा। तो अल्टीमेटली ये कंट्रीज इस तरीके से कंट्रीज में भी ऑर्डर बन जाता है। जो जितनी डेवलप्ड है ऑब्वियसली वो अपने आप को ऊपर पोजीशन कर रहे हैं, पर जिनके पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अपने आप में सबसे ज्यादा पिस वो रहे हैं। दुनिया को सारी चीजें सप्लाई कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, पर पिस भी वही रहे हैं। कंट्रीज जो कुछ नहीं दुनिया को ज्यादा सप्लाई कर रही, बाकी जगहों से नेचुरल रिसोर्सेज लूट लूट के जी रही हैं और हमेशा जीती आई हैं, वो हमेशा टॉप ऑफ द पिरामिड चल रही है। तो इस तरीके से कंट्रीज के अंदर भी ऐसा पिरामिड बन जाता है। ये मार्क्सिज्म के इंटरनेशनलिज्म का ये यही कहना है कि दुनिया में ये तभी खत्म हो सकता है पिरामिड, जब टेक्नोलॉजी बराबर बांटी जाए, इक्वल एक्सेस हो टेक्नोलॉजी का, ये सब कुछ होगा, तो अपने आप ही सारी उसकी सारी दुनिया बराबर एग्जिस्ट कर पाएगी। ये थी आपकी सारी की सारी थ्योरीज इंटरनेशनल रिलेशन की। अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे डिप्लोमेसी कैसी कैसी होती है और ऐसी चीजों के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। ठीक है।